में। रमजान शुगर मिल नैब तहकीकात को मुतासिर करने की कोशिश, अहम हकाइक बेनकाब। रमजान शुगर मिल साफ पानी केस, हमजा शहबाज की मुश्किलात में इजाफा। शहबाज शरीफ के अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस, नैब तहकीकात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। समय पहले वो प्रोपोगंडा या फिर वो इस वक्त जो मुहिम चलाई गई जिसमें नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि नैब के दफातर के अंदर तशद्दुद किया जाता है मुल्जिमान के ऊपर या उन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया जाता है, दौरान तफ्तीश उनसे सवालात तो पूछे जाते हैं लेकिन उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस हवाले से जो बातें सामने आई हैं पहले वो आपके सामने रखते चलते हैं और आपको ख्वाजा साद रफीक साहब जो क्या कहते हैं कि किस तरह उनके इल्म में आया कि 5 लोगों को बुलाकर नैब ने बुलाया, उनको मारा या जो भी किया। जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है और फिर कुछ हकाइक उसके बरक्स दिखाएंगे आपको। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। इन्होंने बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके टॉर्चर किया है, जिनमें से 5 अफराद ये गवाही देने पर, ओथ देने पर अल्लाह के मुक़द्दस कलाम पर तैयार हैं कि इन्होंने उनको फिजिकल टॉर्चर किया है और उनको मजबूर किया इल्लीगल डिटेंशन के दौरान कि वो मेरे खिलाफ कोई सबूत दें या गवाह बने। इसी तरह की एक बात तशद्दुद के हवाले से तो नहीं, लेकिन एक कैमरे हैं इस वक्त और बाथरूमों में नैब के कैमरे हैं और इस तरह का तासुर के अकूबत खाने हैं और इस तरह का तासुर के गौंतनामो बे जैसा सलूक किया जाता है। मैं इससे पहले इन हकाइक पर आऊं, जो फुटेजेस दिखाऊं, तो मुजाहिद कामरान साहब वो एक शो के दौरान जो कहते हैं हम वो भी जरा सुन लेते हैं ताकि जो नैरेटिव सेट हुआ है वो क्या है और फिर नैब क्या कहता है वो क्या है, दोनों बताएं आपको। पहले सुनते हैं मुजाहिद कामरान साहब ने इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा था। कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा हर कमरे में भी है। मैंने वॉशरूम का नहीं कहा था, शावर में कैमरा है, तो वो जो लोग और भी बाहर आए वो भी आपको बता देंगे। अच्छा, आज नैब की प्रेस रिलीज और नैब ने कुछ सहाफियों को दौरा करवाया नैब हवालात का और मैं आपको फुटेजेस जो आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं उनमें तमाम हवालात दिखाए गए हैं कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से या जो हवालात के अंदर फैसिलिटीज हैं उसकी तफसीलात तो इस प्रेस रिलीज में मौजूद है, लेकिन बाथरूम से लेकर लॉकअप्स तक और वो जगह जहां तफ्तीश की जाती है उसका एक अक्कासी जो है वो इस फुटेज में आप इस पर देख सकेंगे। उस प्रेस रिलीज के अंदर कहा गया जी कि नैब जो है वो कानून के मुताबिक जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद हवालात में मुंतकिल करता है मुल्जिमान को और इनकी इज्जत नफ्स का भरपूर ख्याल रखा जाता है, उन्हें दीगर सहूलियात फराम की जाती हैं। इस मौके पर उन्होंने जो बताया जी दौरे के दौरान के जो खाने का मेयार है, क्योंकि साद रफीक साहब ने कहा था खाना सही नहीं मिला तो उन्होंने खाना नहीं खाया, लेकिन नैब की प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है जी के खाने के मेयार और मुल्जिमान को फराम की जाने वाली दवाओं के हवाले से किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाता। नैब के तमाम जो इस वक्त सेल्स हैं उसमें बाकायदा रोशनदान मौजूद हैं जो हवालात में घुटन के हवाले से किए जाने वाले बेबुनियाद प्रोपोगंडे की नफी करते हैं। इसलिए तशद्दुद और अकूबत खाने के दावे जारहाना मुनज़्ज़म प्रोपोगंडे का हिस्सा है। उसके साथ नैब ने हवाला दिया है जी जेल मैनुअल से जो कि उससे बढ़कर सहूलियात फराम की जा रही हैं, यानी जेल मैनुअल में जो सहूलियात दर्ज हैं उससे बढ़कर सहूलियात फराम की जा रही हैं। ये आपके सामने इस वक्त उस दौरे के हवाले से मैंने तफसीलात रखी हैं और इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इससे पहले कि क्योंकि प्रोग्राम जिस तरह हम आगाज करते हैं बेनकाब से तो हम कुछ सनसनीखेज इंकशाफात करते हैं। कुछ रोज कबल एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मैंने दिखाई थी और उसके अंदर 3 अफराद के नाम थे और यह बात भी मैं नैब लाहौर के हवाले से कर रहा हूं। इन 3 अफराद में एक मोहम्मद शहबाज शरीफ, एक मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ, एक सुलेमान शहबाज शरीफ का नाम है और इस डॉक्यूमेंट में कहा गया जी कि एसटीआर यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो एक निजी बैंक से स्टेट बैंक या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को मौसूल हुई है इन 3 अशखास के हवाले से हमारी इत्तलात है। नैब की तफ्तीश इस मामले में आगे बढ़ रही है और इस तरह के एक नहीं बल्कि 5 एसटीआर्स नैब को मौसूल हो चुके हैं। दे आर नाउ 5 एसटीआर्स, 5 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स इस सिलसिले में मौसूल हो चुकी हैं।
इस एसटीआर में शहबाज शरीफ साहब, जिनका सीएनआईसी नंबर 35200308562993, ये नैब को लेटर जो इशू किया गया 12 जनवरी 2018 को एफएमयू की तरफ से, और इसी तरह से हमजा शहबाज शरीफ साहब का एनआईसी नंबर 352010131839, और इसके बारे में लिखा है जी कि एसटीआर विल बी शेयर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विद रेलेवेंट एलियस। लेकिन अब इत्तलात है कि तकरीबन 5 के करीब ऐसे एसटीआर लेटर्स जो है इस वक्त आ चुके हैं सामने। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने बात एसटीआर से की है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से की है, तो मैं आपको यह बताऊं कि जो एफआईए की तरफ से क्या पेशरफ्त है। 12 दिसंबर 2018 का ये वो खत है जिसको एड्रेस किया गया है एडिशनल डीजी साउथ एफआईए, डायरेक्टर एफआईए सिंध जोन, डायरेक्टर एफआईए बलूचिस्तान, डायरेक्टर एफआईए पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और एफआईए हेडक्वार्टर में। और इसमें लिखा है जी कि एक्शन अगेंस्ट हवाला डीलर्स, मनी लॉन्ड्रर्स। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो एक डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया है जो कि एफआईए हेडक्वार्टर में हेल्ड हुई थी, और उसमें चेयरमैनशिप जो उसकी सदारत की थी वो डीजी एफआईए ने की थी। और इधर कहा गया जी कि रिगार्डिंग द डायरेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी इमरान खान साहब के डायरेक्शंस के मुताबिक इमीडिएट क्रैकडाउन किया जाए अगेंस्ट द हवाला डीलर्स, मनी लॉन्ड्रर्स एज वेल एज द पर्सन्स एंगेज इन इलीगल ट्रांजैक्शंस बिजनेस ऑफ डीटीएच। 4 हवालों से इसमें बात की गई है अहम तरीन। इसमें एक्शन अगेंस्ट हवाला डीलर्स, एक्शन ऑन एसटीआर्स, एक्शन अगेंस्ट बिटकॉइन डीलर्स, एक्शन अगेंस्ट परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज इन दुबई। तो एसटीआर्स का जिक्र जो है इस लेटर में भी किया गया है जो कि जारी हुआ है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक डीजी एफआईए और तमाम डायरेक्टर्स ने डीजी एफआईए ने डायरेक्ट किया उनको कि क्रैक डाउन होना चाहिए इमीडिएटली अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन्हीं एसटीआर्स के हवाले से जो आपके सामने रखी है। लेकिन आज का जो बेहतरीन मौजू है उसकी कुछ झलक आपको दिखाते हुए हम इससे पहले के ब्रेक पे जाएं, जिसका ताल्लुक रमजान शुगर मिल से है। और डीपीओ चिनोट को लिखा गया एक एप्लीकेशन और फिर उसके बाद एक एफआईआर का दर्ज होना और एक सर्वे फॉर्म जिसके जो इस वक्त जाहिर तफ्तीश है वो बताती है कि सर्वे फॉर्म जो फुटेज आप देख भी रहे कि रमजान शुगर मिल की तहकीकात पर असर डालने की कोशिश की गई थी, इसको मुतासिर करने की कोशिश की गई थी, और किसने करी थी और क्यों करी थी और किस तरीके से करी थी। ये तमाम तफसीलात जब मैं ये फॉर्म आपके सामने पढ़ूंगा और डिटेल के साथ ये सर्वे फॉर्म जो कि वहां के लोगों को दिया गया, जिस सिलसिले में हमजा शहबाज को कल ऑफलोड किया गया था या जाने नहीं दिया गया था जब वो जा रहे थे। रमजान शुगर मिल की इंक्वायरी हमजा शहबाज पर ऑलरेडी चल रही है 21 करोड़ रुपए का ड्रेनेज की तामीर के हवाले से। और इसी बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के चिनोट में रमजान शुगर मिल की इंतजामिया ने एक सर्वे फर्म के साथ मिलकर क्या गठजोड़ किया और क्या करने की कोशिश करी, जो तफसीलात हम आपको देंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के वापस आएंगे, बेनकाब में मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन दस्तावेजात और तहकीकात से मुतालिक अहम तरीन पेशरफ्त रखी है। मेरे साथ प्रोग्राम में जनाब आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब मौजूद हैं, हमारे साथ साहबजादा मुजफ्फर साहब और हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर करमिलाई गोंदल साहब मौजूद हैं। एक फॉर्म आपके सामने जिससे आपको थोड़ी सी, जिसे कहते हैं जी कि लॉजिक समझ में आएगी कि क्या बताने लगा हूं। चिनोट के अंदर एक सर्वे फॉर्म बांटा गया और ये वही जगह है जहां से ड्रेनेज की जो 21 करोड़ रुपए की इन्वेस्टिगेशन हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ, और कहा जाता है अकॉर्डिंग टू हमारे जराये के शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत से ये ड्रेनेज कायम हुआ 21 करोड़ रुपए का। तो इस इलाके में एक सर्वे फर्म आई और ये तकरीबन 15 से 20 लोग आए और इन्होंने आकर जो है यहां पर इस सर्वे को कंडक्ट किया। उसमें सवाल पूछने लगे कि क्या आपके घर का पानी इस ड्रेनेज या सेवरेज में नाली में जाता है, इस सेवरेज लाइन में, क्या आप बता सकते हैं कि आपको इस सेवरेज लाइन की नाली बनने से किस हद तक फायदा हुआ है? जवाब में जी फायदा हुआ, फायदा नहीं हुआ, मालूम नहीं। ये वहां की आवाम से चिन्नोट की जाके सवाल पूछने लगे। आपके ख्याल में इस ड्रेनेज लाइन, सेवरेज की नाली बनने से सबसे ज्यादा फायदा किस तबके को हुआ, और आपके ख्याल में लाइन बनने से जो है किस किस्म का फायदा हुआ? फिर उसके बाद क्या इस लाइन के बनने से पहले क्या कभी सैलाब का पानी आपके घर में दाखिल होता था? क्या इस लाइन के बनने के बाद क्या सैलाब का पानी घर में दाखिल होता है? क्या आप फसलें उगाते हैं? क्या आप इस तरह के कोई 15 से 20 सवाल इस सर्वे फॉर्म में रखे गए। उसके बाद कटी एक एफआईआर जिसका मतन यह था कि यह दरअसल
उस तहकीकात को सबुटाज करने की कोशिश है जो रमजान शुगर मिल पे चल रही है और इसको एक फलाही मंसूबा साबित करने की कोशिश थी। गोंदल साहब, इसकी मजीद तफसीलात आप बताएं। और ये जो इंपॉर्टेंट केस कल हमजा शहबाज को भी रोका गया, ये वही केस है तहकीकात नैब कर रही है, ये तो हैरान कौन है। इसमें जो मैनेजमेंट है रमजान शुगर मिल की वो भी नॉमिनेटेड है इस एफआईआर में। गोंदल साहब जी, ये तकरीबन एक हफ्ता पहले का वाकया है। जो टीम जो है वो सर्वे के नाम पर आई थी। आपने सर्वे फॉर्म देखा है और नाजरीन को भी दिखाया है कि शुरू में जो सर्वे बनाया गया है वो इस तरह का है जैसे एग्जैक्ट जो मरदमशुमारी के दौरान सर्वे था उस तरह के उसमें क्वेश्चन आंसर हैं। और तीसरे पेज पे जब हम जाते हैं तो वो सारे सवालात एक तरफ रख के तीसरा पूरा पेज जो है वो उस ड्रेन से मुतल्लिक है जिस ड्रेन के हवाले से नैब तहकीकात कर रहा है। और जो हमारी इंफॉर्मेशन या इतलात हैं वो ये है कि 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर कटी थी। उसमें से 5 लोग जो है वो रमजान शुगर मिल की इंतजामिया से मुतल्लिक हैं, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने इन तहकीकात को सबूताज करने के लिए और इस प्रोजेक्ट को अवामी फलाही मंसूबा जो है वो इस तरह का रंग देने के लिए ये सर्वे जो है वो करवाया है, जाली सर्वे करवाया है। बाकी जो लोग थे उनमें से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, चनियोट पुलिस ने, और उनको जंग जेल जो है वो चालान करके भेज दिया। जो रमजान शुगर मिल के 5 इंतजामिया के लोग हैं उन्होंने इस केस में जमानत करा ली है। मैं इसमें यह भी अर्ज करता चलूं कि ये केस जो है वो सिर्फ उस ड्रेन से मुतल्लिक ही जो है वो तहकीकात नहीं हो रही हैं, बल्कि जो दरियाए चनाब पर पुल बना था तकरीबन उसकी लागत जो है वो टोटल जो जेली सड़कें मिलाकर 4 अरब रुपए बनती थी। 2014 में ये पुल बना था। उस पुल के हवाले से भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स तमाम और तफसीलात हासिल की गई हैं। वो पुल भी जो है वो रमजान शुगर मिल के फायदे के लिए जो है वो बना। उसके साथ साथ जो सबसे अहम जो इशू है, जो सलमान शहबाज बैरून मुल्क क्यों बैठे हुए और वापस नहीं आ रहे, एक डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगा है कि जो चनियोट पार कंपनी थी उसके लिए इन्होंने बैंकों के कंसोर्शियम से 8 अरब रुपए कर्जा लिया था और जो 45 करोड़ जो है वो चनियोट पार कंपनी के जो शेयर्स रखे गए थे उसमें से 35 करोड़ शेयर्स के मालिक जो हैं वो सलमान शहबाज खुद हैं। फिर उनकी वाइफ जो है वो उनके शेयर्स हैं और एक नोबल एनर्जी नाम की कंपनी है उसके शेयर्स हैं। और ये 8 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो टोटली बैंकों के कंसोर्शियम से कर्जे लेकर बनाया गया और वो चनियोट पार कंपनी जो है वो चलने से पहले बंद हो गई। पहले वहां से लोग पकड़े गए, फिर जो है वो इंडियंस वहां से वापस भेजे गए, फिर उसमें आग लग गई और इसके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मुतलका इदारों ने हासिल कर लिए हैं और वो भी तहकीकात हो रही हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा भी हमजा शहबाज पर साफ पानी केस की भी तहकीकात इस पर चल रही हैं और इस सिलसिले में ये कॉल अप नोटिस जो कि 8 मई 2018 को इनको इशू किया गया और उसमें लिखा गया जी कॉल अप नोटिस और जो बेसिक सब्जेक्ट था कि वेयर इज द इंक्वायरी अगेंस्ट मैनेजमेंट ऑफिशियल्स ऑफ पंजाब साफ पानी कंपनी एंड अदर्स हैज रिवील्ड दैट यू आर इन पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन एविडेंस व्हाटसोएवर व्हिच रिलेट्स टू द कमीशन ऑफ सेड ऑफेंस. Moreover, you attended various meetings related to issues pertaining to the affairs of Punjab साफ पानी कंपनी. तो आप किस हैसियत में जी इजलासों को हेड करते थे पंजाब साफ पानी कंपनी के? अच्छा, आरिफ चौधरी साहब, ये जो चिनोट के अंदर हुआ है, अभी गोंदल साहब की जबानी आपने सुना है, हमने वो सर्वे फॉर्म दिखाया, एफआईआर कट चुकी, मैनेजमेंट भी मुलविस रमजान सर, इससे अगर ये साबित कर देते कि जी सर्वे में कि इतने लोगों ने लिख दिया कि जवाब में कि हाँ ये फलाही मंसूबा है, हमारे फलाह के लिए बना है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क पड़ता है नैब की? क्योंकि नैब तो इसलिए कर रही है कि इन्होंने जाती फायदे के लिए बनाया था अपने। चौधरी साहब, बात यह है कि जब तक कोई शख्स किसी इल्जाम की तस्दीक करने के लिए या तरदीद करने के लिए खुद हाजिर ना हो और आकर गवाह के तौर पर बात ना करे, उस वक्त तक उसकी बात की कोई हैसियत नहीं। चूंकि ये जो सर्वे, सो कॉल सर्वे है, ये किसी भी एविडेंस में नहीं पढ़ा जा सकता था और ना ही इसे डिफेंस में इस्तेमाल किया जा सकता था। शहादत वो है जो कलेक्ट कर रही है नैब और बयान वो होना था जो, और सफाई वो थी जो पेश करनी थी या करनी है उस शख्स को, उस इल्जाम अलह को कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपने ये जो मंसूबा था ये महज अपने जाती मकासद के लिए, अपनी मिल्क को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया था, इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये पता नहीं इन्हें कौन समझाता है कि इस तरह की चीज शायद इन्हें फायदा दे सकती है। ऐसे सर्वे वगैरह जो है वो एविडेंस में पढ़े नहीं जा सकते, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई फायदा उन्हें हो सकता था।
अलबत्ता कोशिश उन्होंने ये की जरूर कि इस तरह लोगों से बात करके, तो क्योंकि एप्रीहेंड वो कर रहे थे कि इसकी तहकीकात हो रही हैं, तो और तहकीकात के नतीजे में ऐसे ही नतायज पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन यही ड्रा करेगा नैब कि ये जाती मनफियत का मंसूबा था और मिस यूज ऑफ पावर थी और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपनी जाती मनफियत के लिए एक ऐसा मंसूबा बनाया गया जिसका आवाम की फलाह से कोई ताल्लुक नहीं था। तो उसके अगेंस्ट सीधा सीधा आपको साबित करना होगा, यानी लोगों के सर्वे से कोई बात साबित नहीं हो सकती, प्रॉपर एविडेंस। और हाँ, अगर वो लोग, उनमें से कोई लोग जो है जिन्हें वो समझते हैं कि वो मुतासरीन है या उससे मुताल्लिकीन है, अगर वो आकर ये पेश करते हैं उन्हें बतौर गवाह के कि जी हाँ हमें फायदा पहुंचा है, तो फिर यकीनन वो एविडेंस में वो इस्तेमाल होगा, उनका बयान उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर वो बयान रिकॉर्ड कराने वाले उन्हें उनके डिफेंस में भी पेश होना होगा अदालत में आके, जहां रेफरेंस चलेगा। अच्छा, मतलब वो बतौर गवाह फिर पेश होंगे आगे अदालत में? बतौर गवाह के वो ऐसे लोगों को पेश कर सकते हैं। अच्छा। यानी उनका ये डिफेंस हो सकता है और होना चाहिए कि ये मंसूबा अवामी फलाह का था, और उस डिफेंस के लिए फिर वो सबसे पहले उन लोगों के बयानात, इस तरह सर्वे नहीं, उन लोगों के बयानात वो करवाएंगे डिफेंस में, इनके पास, प्रोसिक्यूटर के पास जो इसकी तहकीकात कर रहा होगा और इन्वेस्टिगेटर जो है वो उसके पास, और फिर वही बयानात जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन में दिए गए होंगे वही बयानात वो आकर, जब कभी अगर फर्ज करो रेफरेंस चलता है, नैब समझती है कि नहीं ये केस जो है रेफरेंस बनना चाहिए, तो रेफरेंस की हैसियत वही है जो 173 CRPC के तहत उसकी चालान की होती है। तो वो जो चालान या रेफरेंस जब दायर होगा तो उसके बाद अदालत में वो आकर वही बयानात देंगे और उन्हें कन्फ्रंट किया जाएगा, उन पर जिरा होगी, और फिर यानी अगर ये वाकई वो साबित कर सकेगी अवामी फलाह का मंसूबा था तो नेचुरली दे कैन बेनिफिट ऑफ। ठीक है, तो लेकिन ये मुजफ्फर साहब आपसे भी अगर पूछना चाहो कानूनी लिहाज से कि ये जो सवालनामा है, अब इसमें अगर धोखाधड़ी करके आम आदमी से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या वजीर आजम की हाउसिंग स्कीम या मर्दमशुमारी के लिए ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, जी आपके घर के कितने अफराद आमतौर पर रफा हाजात के लिए किस किस्म की सहूलियात का इस्तेमाल करते हैं, आपके घर के अफराद के लिए पानी हासिल करने का अहम तरीन जरिया कौन सा है, घर के माशी सरबराह का पेशा क्या है, आपके घर के कुल कितने अफराद घर में रहते हैं, फिर इस जो ड्रेनेज है इससे मुंसलिक सवालात पूछे जाए। सर ये धोखाधड़ी नहीं है? मतलब आम आदमी को आप करते हैं, फिर तो किसी ने कंप्लेन कर दी और एक वो लेटर वो भी है जिसपे डीपीओ को भी बोला गया चिनोट के आपने क्या कर दिया है, ये क्या हो रहा है, इस पर फिर FIR दर्ज होती है, ये जालसाजी भी हो गई, क्या हुआ इस पर मुजफ्फर साहब? देखिए शुक्रिया सफियान भाई, लेकिन आप एक चीज को देखिए कि अजब कहानी है कि जब से ये एहतसाब का सिलसिला शुरू हुआ है मियां फैमिली के ऊपर, इतने सारे केसेस निकल रहे हैं, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की जो इतना बड़ा एहतसाब हो रहा है। और ये बात याद रहे कि जो आप फरमा रहे हैं कि ये मैं आज ये क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के तवज्जुह से कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के दौरान कोई भी एविडेंस क्रिएट की गई, जिस तरह ये सर्वे किया जा रहा है, ये हैम्परिंग और जेपरडाइजिंग के जिम्मे में आता है, जो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर इसकी सजा है। सेक्शन 31 में जो हैम्परिंग तस्वर की जाती है ऐसे सर्वे को, और इस सर्वे की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है, और उसके दौरान अगर कोई बंदा इसका सर्वे करता है तो वो भी एक मुर्तब हो जाता है एक जुर्म का जो नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 31 में डिफाइंड है। नोबडी कैन जेपरडाइज, हैम्पर या कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशंस। तो ये एक कानून मौजूद है। दूसरा, जहां मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है वो आपके सामने ये देखें कि जहां पे रमजान शुगर मिल को ये फायदा पहुंचाया गया, ये तो इट इज रिटन ऑन द वॉल्स कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, वहां पे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसका ड्रेनेज सिस्टम उसी के लिए बनाया गया था। और ये आप इक़्तिदार में होते हैं और अगर कोई अपने आप को आप फायदा देना चाहें या फायदा आपकी वजह से कोई बंदा दे तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के जिम्मे में आता है और ये इलीगल बेनिफिट हो जाता है, ये अनड्यू बेनिफिट हो जाता है। इसलिए तो नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 9 बड़ा क्लियर है, वाजे है, और इसी वजह से तो नैब प्रोसीड कर रहा है। नैब का काम है कि इसको पूछे कि ये बताएं कि क्या ये आपने बेनिफिट किस लिए दिया, अवाम का तो बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। इसलिए ये जरूरी है कि जो भी अगर सब्जेक्ट होता है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का, अगर वो उसको कंसील करना चाहे, इसको सबोटाज करने की कोशिश करे, लेकिन चूंकि इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है
तो वो हैम्परिंग के जिम्मे में आता है डेफिनेशन में। सही। ऐसा ये जो गोंदल साहब इस केस से मुंसलिक और फिर एक एसेट बियॉन्ड मींस का भी केस है हमजा शहबाज के ऊपर। कल जब उनको ये जो उनके साथ रोका गया दोहा जाने से, तो उस वाकये के मुतालिक पे सेनेट के अंदर भी सवाल उठा इंटीरियर मिनिस्ट्री से। ये साफ पानी केस का भी एक कॉल अप नोटिस है जो हमने दिखाया। इसके अलावा एसेट बियॉन्ड मींस का भी एक इंक्वायरी हमजा और सलमान पर 9 नवंबर को तलब हुए थे, फिर बाद में भी तलब हुए थे। तो ये मामलात हमजा शहबाज की नहीं है, जो अपोजिशन लीडर है इस पर पंजाब असेंबली में, कितनी मुश्किलात आपको नजर आ रही है गोंदल साहब? ये 3 केसेस नजर आ रहे हैं अब तो साफ साफ। देखें, असल में जो है वो इशू ये बनाया गया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है और उनको बैरून मुल्क जाने से रोका गया। ये मामला जो है वो शुरू हुआ था साफ पानी कंपनी से, जिसके बोर्ड में ये बैठते रहे, ये उसके एलिजिबल नहीं थे या उसमें बैठने के ये जो है मजाज अथॉरिटी भी नहीं थे। और उसके बाद जो ठेके दिए गए साफ पानी कंपनी के तहत, उन ठेकों पर भी इनका जो इन्फ्लुएंस था। नैब के सामने जो है वो बड़ा क्लियर है कि एक इन्वेस्टिगेशन इमरान अली यूसुफ के खिलाफ हो रही है, जो शहबाज शरीफ के बहनोई हैं, वो बैरून मुल्क चले गए, वो वापस नहीं आ रहे। दूसरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब के छोटे बेटे जो सलमान हैं उनके खिलाफ हो रही है, सलमान बैरून मुल्क चले गए और वो वापस नहीं आ रहे। तो ऐसे सिनेरियो में अगर हमजा शहबाज भी बैरून मुल्क चले जाते हैं और उसके बाद वो वापस नहीं आते, तो जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस या इंक्वायरीज हैं ये सर्द खाने में पड़ सकती हैं, इनको जो है वो कंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो अब तो ये वक्त है कि हमें जो है वो चीजों को कंक्लूड करना है, किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचाना है कि एलिगेशंस आया दुरुस्त हैं या गलत हैं। और फिर जो एक बड़ी एलिगेशन है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सामने आए थे फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट के, जिन्होंने जो है वो सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पकड़ी थी, और उसमें जो है वो सलमान शहबाज साहब से ज्यादा हमजा शहबाज साहब के अकाउंट में पैसे जो है वो जमा कराए गए, जिनका इन्होंने ये जवाब दिया था कि वो जो है वो वालिद साहब की तरफ से जो है वो गिफ्ट मिले थे या वो इस तरह का मामला था। तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है ये असरअंदाज होगी अगर हमजा शहबाज बैरून मुल्क चले जाते हैं और वो वापस नहीं आते। और इनके हवाले से रिक्वेस्ट पहले ही फॉरवर्ड की जा चुकी थी कि इनका नाम ECL में डाला जाए। अच्छा, लेकिन एक और बात है, एलिगेशन की बात हुई रही है, तो एक फुटेज जो हमने प्रोग्राम के इंट्रो में दिखाई है, मैं आरिफ चौधरी साहब से पूछना चाहूंगा। आप बड़े इंपॉर्टेंट केसेस सर करते रहते हैं, माहिर कानून को समझते हैं, गहरी नजर रखते हैं। बड़े इल्जामात लगे नैब पे, नैब लाहौर पे स्पेसिफिकली कि आप लोग जो है मार रहे हैं लोगों को, पता नहीं चरस दे रहे हैं, कोकेन दे रहे हैं। फिर कोई कहता है बाथरूमों में कैमरे लगा दिए हैं तो वो खाना सही नहीं मिलता, साद रफीक को खाना नहीं सही मिला, वो बाजार खाना था, घर का खाना नहीं मिला। कोई कह रहा है दवा नहीं मिल रही, कोई कह रहा है जी डॉक्टर नहीं आता। ऐसा लग रहा है जैसे नैब नहीं है, कोई जेल है, जो इस वक्त गुआंतानामो बे का जेल है जहां पे तशद्दुद किया जाता है। आज नैब ने जो दौरा करा है सहाफियों को, एडिटर्स को, फुटेजेस दिखाए हैं, तो ऐसा क्या आपको लगता है? ये फुटेजेस देख के तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जिस तरह से अक्कासी की जा रही है डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब और साद रफीक साहब की तरफ से। चौधरी साहब, बात यह है कि जो शख्स मुल्जिम होता है उसके पास ऐसी ही बातें होती है जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं। अब नैब से ज्यादा मैं समझता हूं कि वाइट कॉलर क्राइम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई इदारा जो सॉफ्ट अंदाज में कार्रवाई करता है, जो बैनुल अक़वामी मेयारात के मुताबिक करता है, और कोई इदारा मौजूद नहीं है। FIA पे भी इन्हें शिकवा था, एंटी करप्शन पे भी शिकवा था कि जी मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद किया जाता है। ये वो इदारा है जिसमें आज तक किसी ने तशद्दुद की कोई शिकायत नहीं सुनी। उसकी वजह यह है कि वहाँ जो लोग लगे हुए हैं वहाँ वो पुलिस का सिस्टम नहीं है, ना वो चित्र वाला सिस्टम है कि जनाब यानी वो लोगों को उल्टा कर लिया जाता है और मारा जाता है। सीधी सीधी बात होती है कि उनके सामने उनका रिकॉर्ड लाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट में आपने ये किकबैक्स लिए और ये बेनिफिट लिया और ये मिसयूज ऑफ पावर है। ये वो लोग हैं, मैं आपको अर्ज करूं कि जो माहिर हैं इस फन के, यानी इन्होंने सारे का सारा काम, आप रायवेंट रोड की तरफ सबसे पहले इन्होंने कई मरबे जमीन खरीदी, उसके बाद इन्होंने सारे जो चीजें थी, सहूलतें थी, वो सारी उस तरफ मुंतकिल कर दी। तो ये एक ऐसा तरीका है अपने आप को एनरिच करने का कि जिसकी वजह से कोई दुनिया के जो सियासी मुफक्किरीन हैं वो रियासत, वो कहते हैं कि रियासत करे तजारत या ताजर करे हुकूमत, दोनों में नुकसान जो है वो अवाम का होता है। ये जो बातें कर रहे हैं मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा किया नैब ने कि लोगों को दिखा दिया
कि ये चीजें हैं, ये सहूलतें और ये तरीकेकार है जिसके मुताबिक हम तफ्तीश करते हैं। नैब को इन्होंने दीवार के साथ लगाने की कोई, मैं समझता हूं, कसर नहीं उठा रखी। हर रोज, आज भी वहां मैं पार्लियामेंट में मौजूद था, देख रहा था कि जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या, दूसरे क्या, जिसको भी मौका मिलता है वो नैब के खिलाफ बात करना अपना फर्ज समझता है। और यानी नैब के पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वहां खड़ा होकर कोई उन्हें डिफेंड करे, और अगर कोई वो डिफेंड करता है गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, तो फिर वो कहते हैं जी गवर्नमेंट और नैब जो है वो एक है। तो मैं ये समझता हूं कि नैब से पहले भी मैंने भी मुतालबा किया था और दोस्तों ने भी कहा था ये कि इस तरह के इल्जामात, जिस तरह वो कहते हैं जी अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही तफ्तीश, यानी आज ऐवान में भी बताया गया कि जनाब तहकीकात बाकायदा उन लोगों की हो रही हैं जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, और ऐसे भी लोग जिनका गवर्नमेंट में भी नहीं थे उनके साथ खिलाफ भी तहकीकात हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस मामले में नैब को अपनी हमेशा वजाहत पेश करनी चाहिए ताकि हुकूमत पर भी इल्जाम ना आए और नैब पर भी ना आए। और दूसरा ये बिल्कुल आज उन्होंने ठीक कर दिया, सही कर दिया कि लोगों को दिखा दिया। अब मैं समझता हूं कि इन लोगों को भी कोई थोड़ा सा रहम खाना चाहिए। क्या वो नैब का इदारा जो है उन्हें 5 स्टार फैसिलिटीज फराहम करे, और दूसरे उन्होंने खुद वजाहत की है नैब ने कि जनाब ये जो कैमरे हैं इसलिए लगाया गया है कि कोई ऐसे लोग हैं जो खुदकुशी की कोशिश करते हैं, और वो सारे की सारी बात अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई नुकसान पहुंच जाता है या इस तरह की कोई बात हो जाती है तो नैब को कौन छोड़ेगा। वो कहेंगे कि जनाब देखिए नैब ने अभी, यानी आपने इल्जाम देखा कैसे रमीन भट्ट वाला, यानी वो उन्होंने कहा जी वहां उन्हें नशा आवर अशिया दी जाती है, यानी और ये वो चीजें हैं कि जो यकतरफा तौर पर एक इदारे को बलाइन करने के लिए उनके खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और कोशिश इनकी ये है कि ये इतना बदनाम हो जाए कि नैब की इन्वेस्टिगेशन की भी कोई हैसियत ना रहे, और खुद नैब जो है वो इतना डिफेंस पे आ जाए, डिफेंसिव पे आ जाए कि नैब हमारे मामलात में बिल्कुल खौफजदा होकर मैं एक ब्रेक की तरफ से बाज आ जाए। साहब बढ़ेंगे, और क्योंकि बड़ी अहम बातें हैं ये, और इस गुफ्तगू के दौरान जो इकोनॉमिक क्रंग है एफआईए का, वो क्या कहता है जी, कितनी रिकवरी हो रही है, और इंपॉर्टेंट केसेस जो इस पर हैं वो कौन से हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। स्पेसिफिकली मनी लॉन्ड्रिंग, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, और ये जो आपको अभी रिपोर्ट दिखाई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की, इसकी डिटेल में भी जाएंगे, आपको बताएंगे। कुछ ही देर बाद आएंगे और कुछ अहम इंकशाफात होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एक आपको दिखाई है जिसमें जो अब कहा जाता है जी कि 5 ऐसे लेटर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट आ चुके हैं, और इसमें आपको एक लेटर का हवाला है जी मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, जिसका डेट लिखी गई है कि एसटीआर disseminated by to the NAB by FMU wide letter number FMU AND 499/2018 12th of January 2018। ये उस लेटर का हवाला है। फिर उसमें शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज का भी जिक्र है, जिनके एसटीआर से कहा गया जिक्र जो है वो शेयर किया जाएगा। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 19 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस 1999, और ये इंक्वायरी इस पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की चल रही है। और उससे जरूरी एफआईए की वो इस पर अहम तरीन फैसला एफआईए की तरफ से है, जिसमें डीजी एफआईए ने एक अहम तरीन इजलास की सदारत की, और उस इजलास में अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहा है जी कि हवाला हुंडी करने वाले डीलर से खिलाफ एक्शन होगा, जो एसटीआर हो रहे हैं यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसी तरह बिटकॉइन डीलर्स जो क्रिप्टो करेंसी और जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनके खिलाफ, और एक्शन अगेंस्ट डीलर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज इन दुबई, यानी दुबई के अंदर जिन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी है उनके खिलाफ एक्शन होगा। और ये हिदायत जो है इस पर लेटेस्ट है, 12 दिसंबर को इस पर जारी की गई है एफआईए के तमाम महकमों को। और इसी के साथ मैं आपको इकोनॉमिक क्राइम विंग जो एफआईए का है उसकी एक रिपोर्ट भी सहमाई रख देता हूं आपके सामने, जिस डिटेल के मुताबिक, जिसमें पंजाब, सिंध, खैर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद जो टोटल केसेस यानी इंक्वायरीज इस पर हुई, जिस तरह से इस पूरे जोन में पंजाब की बात की जाए तो इंक्वायरीज कन्वर्टेड इनटू केसेस 51, और इसी तरह से टोटल इंक्वायरीज पंजाब में 611, सिंध में 174, खैर पख्तूनख्वा में 37, बलोचिस्तान में 46 और इस्लामाबाद में 172।
और अगर इंपॉर्टेंट तरीन बात रिकवरीज की जाए, जो बात की जाती है कि पैसे कितने रिकवर किया आपने, तो इन रिकवरीज के अंदर जो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 जून 2018 तक की रिकवरीज हैं, उसमें पंजाब से तकरीबन 70 लाख, सिंध से तकरीबन 1 करोड़ 47 लाख और खैर पख्तूनख्वा से तकरीबन 56 लाख और इसी तरह टोटल अगर बात की जाए तो 7 करोड़ 86 लाख रुपए की रिकवरीज, 78 मिलियन रुपीस की रिकवरीज, 78.6 मिलियन रुपीस की रिकवरीज हुई हैं और ये रिकवरीज हुई हैं अप्रैल से लेकर जून 30 2018 के दौरान। ये एफआईए की इस पर वो रिपोर्ट है। अच्छा, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है सादा मुजफ्फर साहब, आपके नजदीक ये कितनी डेट्रिमेंटल, कितनी इंपैक्टफुल होगी इस केस के लिए जो हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब पर है, और इसका क्या है एसटीआर का, अगर आम आदमी समझना चाहे, ये एफएमयू ने नोटिफाई किया टू द नैब, इसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं फॉर द केस एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ दीज पॉलिटिशियंस? मुजफ्फर साहब देखें सफियान भाई, ऐसे है कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, एसटीआर का मकसद ये हुआ है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, ये नैब के कवानीन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये लाजिम करार दिया गया है कि अगर कोई भी बैंक में किसी भी के अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो आपने नैब को रिपोर्ट करना है। और इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसटीआर जनरेट करके नैब को भेज देता है। अच्छा। ये जो एसटीआर है, ये जिस तरह आपने बताया कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के अकाउंट्स में ये अनर्थ हुई हैं और आइडेंटिफाई हुई है। अब जब ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उनसे पूछा जाएगा कि ये पैसे ये किस नौयत से हैं, कहाँ से ये पैसे आए हैं, जो आप इसकी सोर्स बताएं इस पैसों की। और अगर वो जस्टिफाई ना कर सके तो वो फिर एसेट का केस उनके ऊपर बन जाता है। अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ये कर भी रही है नैब, जो हम पढ़ भी रहे हैं अखबारात के जरिए, ये एसेट बियॉन्ड मींस जो हैं उसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जी के मेरा तो गार्डियन इज सलमान शहबाज, और आप हैरान होंगे कि सलमान शहबाज एक अकेला आदमी, 29 कंपनीज हैं इस शरीफ ग्रुप्स की, जिसमें टेक्सटाइल ग्रुप है, जिसके अंदर ये स्टील्स है, ये सारे के सारे ये जो पैसा आ रहा है ये किस तरह ये जा रहा है, इसमें क्या क्या एसआरओस निकाल के इनको बेनिफिट दिया गया, किस तरीके से ये पैसा सारी ट्रांजेक्शन है, इसमें बकायदा ये जो ट्रांजेक्शन आती है, जब इसका कोई पीछे से उसकी सोर्स नजर नहीं आती तो ये इलीगल तस्वर की जाती है, ये वो इल गॉटन एसेट्स की शक्ल में आ जाते हैं। तो यही तो एसेट केस फिर आखिर में बन जाता है। तो ये सारा का सारा जो काम है, जिस तरह आज मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी शख्स जिसके खिलाफ अगर कोई नोटिस आता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का इन एन एसेट केस, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करेगा कि ये पैसा मेरा जेन्युइन है, इस पैसे में कोई ऐसी इलीगैलिटी नहीं है। हमारे अक्सर मैंने ये चीज नोट की है अपने एक्सपीरियंस से भी, अपने प्रोफेशन से, अब मैं वकालत करूं कि जो मुल्ज़िमान है वो इस चीज को नहीं समझते, लेकिन उनके ऊपर जो लवाज़मात आ जाते हैं, जो बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर आ जाता है कि जी आपने साबित करना है कि ये पैसे कहां से आए। तो ये अगर ये सस्पिशियस इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसकी सोर्स जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है तब उसको नहीं मिलती। जिस बैंक में ये जमा होते हैं पैसे, उस बैंक में अगर वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा, देखें अगर फर्ज करें कि एक शख्स ने कोई मकान बेचा है तो उस मकान की वो बकायदा डीड अपने बैंक को देगा कि ये जो पैसा मेरा आना है 2-4 करोड़ रुपया, ये उस मकान की सेल डीड के एवज आना है। अगर वो कोई एविडेंस नहीं देता अपने बैंक को तो वो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट कर दिया जाता है कि ये इतना पैसा आया है, ये इतना पैसा निकला है, उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कह दिया जाता है। और वो फिर जो नैब का कानून है उसमें स्टेट ऑफ बैंक में बाउंड है कि वो उसको रिपोर्ट करे नैब को, ताकि वो नैब इसको इन्वेस्टिगेट करे whosoever gets that money। जी सही। अच्छा, लेकिन फिर जो इनका नाम ईसीएल में डाला गया है तो वो ईसीएल तो नहीं, ब्लैक लिस्ट है। आज सेनेट के अंदर भी कल सवाल हुआ था कि अगर ब्लैक लिस्ट में था तो उनके इल्म में क्यों नहीं था, और नैब के भी कहा जा रहा है इल्म में नहीं था कि वो नाम डाल दिया गया ईसीएल में, नैब ने लिखा जरूर था, और फिर जब वो गए तो पता चला, उनको भी पता चला कि मैं हूं इस वक्त ब्लैक लिस्ट में। और इसी तरह नैब के भी ये खबर है बाकायदा लीडिंग अखबार की कि नैब को भी नहीं पता था कि हो चुका है ये। तो ये कैसे मुमकिन होता है इस वक्त मुजफ्फर साहब? देखें ये नैब की अपनी एक एसओपी है जिसके तहत मैं समझता हूं कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जहां पे भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है, वहां पे वो ये सिर्फ इस फैमिली के लिए नहीं निकाला जाता। ये तो आपने देखा होगा कि कितनी सारी रिटें भी फाइल हो रही, बल्कि एक
ये जो जुल्फी बुखारी साहब है, इनको भी रोका गया ब्लैक लिस्टिंग के ऊपर। उसके अलावा कई और सारे लोग हैं, ये सिर्फ इनके ऊपर नहीं ब्लैक लिस्ट हो रहा, ये जो भी इसका सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है, क्वांटम ऑफ मनी इन्वॉल्व है, ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं, वहां पे इत्तला जरूर दी जाती है। और आपने जैसे खुद ही बताया कि सलमान शहबाज चला गया, वापस नहीं आया, तो अगर इस तरीके से सभी जाना शुरू कर दें तो ईसीएल इसका प्रोसेस, इसका फर्दर प्रोसेस में आ जाता है। तो ये सिर्फ ये इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन, ये हर एक के लिए जो whosoever is the subject of inquiry investigation, ये हमें पता लग जाता है कि अखबारात के जरिए और सारे के सारे ब्लैक लिस्ट में। और नैब के पास तो लाहौर में अगर केसेस हैं उनकी भी अगर हम देखें तो बात यह कि नैब के पास लाहौर में अलीम खान साहब का केस भी है, नैब के पास लाहौर में और बड़े बड़े नाम ऐसे जिनकी कोई अगर बात की जाए तो सियासी तौर पर मुख्तलिफ जमातों से उस वक्त उनका ताल्लुक है, जो केसेस इंपॉर्टेंट नैब के पास लाहौर में है। और इसके साथ जो साफ पानी केस है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है इस पर, और हमजा शहबाज ने अगर मीटिंग्स चेयर की हैं, हमजा शहबाज ने अगर मीटिंग्स को देखा है, तो इस बारे में गोंदल साहब कितना इंपॉर्टेंट और कितना स्ट्रांगली ये केस आगे बढ़ रहा है साफ पानी केस का आपके नजदीक गोंदल साहब? देखिए, जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और जितनी मेरी मालूमात हैं या जो गुफ्तगू हुई है, मेरे ख्याल में तो ये ओपन एंड शट केस है कि सरकार के खजाने से आपने पैसे लिए, वो पैसे जो है वो उनको कहाँ खर्च करना है, ये फैसले जो है वो सरकार में बैठे खादमे आला का बेटा जो है फैसले कर रहा है। उन्हीं पैसों में से कुछ हिस्सा जो है वो खादमे आला के दामाद को मिल रहा है। और आगे जो आपने आरओ प्लांट्स खरीदने हैं वो कहाँ से खरीदने हैं और कहाँ लगाने हैं, ये फैसले भी जो है वो अगर खादमे आला का बेटा कर रहा है, तो ये तो ओपन एंड शट केस है कि आपने जो है वो पॉलिटिकल अपना जो इख्तियार है या जो आपका जो पब्लिक ऑफिस है उसको आपने इस्तेमाल किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और फॉर्मेंटिंग द मनी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मुझसे ये पूछा जाएगा कि ये आपने घड़ी कहाँ से खरीदी और कितने की खरीदी है, मैंने अगर जायज़ पैसों से खरीदी है तो मुझे चीखने चिल्लाने की, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी रसीद निकाल के पेश कर दूंगा। मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि आप मुझसे पूछने वाले कौन होते हैं या आप ये साबित करें कि मैंने गलत तरीके से खरीदी है। इदारों ने सवाल पूछने हैं और इदारों को जवाब देना पड़ेगा। लोग जो भी मुल्ज़िम हैं, गिल्टी हैं, वो जवाब देंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर की हमशीरा जो है उन पे यह वर्डिक्ट आ सकता है कि आपने इतने पैसे जुर्माने की मद में जमा करने हैं और प्राइम मिनिस्टर के मुशीर जो है उनका नाम ब्लैक लिस्ट में हो सकता है, तो बाकी सारों का भी होगा और सबको जवाब देना पड़ेगा। सही। अच्छा, और ये जो केस अली इमरान से मुताल्लिक है उनके भी एसेट हमने देखा है, सलमान शहबाज अब जा चुके हैं, तो हमजा शहबाज भी इस वक्त इसका मतलब निकलने वाले थे ही, और अगर ये चले जाते तो फिर वापस आने का भी इनका भी कोई इम्कान नहीं था, जैसे ये सब गायब हुए हैं इस वक्त, नदीम जिया जैसे गायब हुआ है। जी गोंदल साहब। जी देखिए, मैं यही कहूँ ना कि अगर ये तो डीजी साहब को जो नैब लाहौर को कर रहे हैं, इन्होंने ये अच्छा फैसला किया कि उनको ब्लैक लिस्ट में कर दिया, वरना आज हमजा साहब भी इधर ना होते, वो भी आपको यही पता लगता कि वो जा चुके हैं, पता नहीं कब आएंगे, कैसे इंतजार होगा। तो ये जो चीज जो है, देखें, मैं फिर ये कहूं कि देखें, इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये आप जो भी जिसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है ना उसके ऊपर ये गोंदल साहब आपको इल्म में था ये वाकई में जाने का मतलब था, मतलब या ये ट्रैवल ट्रिप था, क्या था ये, मतलब टूर था कोई, क्या था गोंदल साहब? गोंदल साहब तक मेरी आवाज गालिबन इस वक्त नहीं जा रही। गोंदल साहब तक आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा, ये मुजफ्फर साहब आप फरमा रहे थे, आप बताएं। जी मैं अच्छा मैं आप ये सफियान भाई, जिस तरह आपने देखे हैं कि अभी जो फुटेज दिखाई थी जेल्स की, मैंने तो जो देखी तस्वीर के अंदर कि मैंने देखा है इंसेक्ट किलर्स भी लगे हुए हैं, इंसेक्ट किलर्स भी वहां पे मौजूद इंस्टॉल हुए हुए हैं और बड़ा बेहतर तरीके से, मुझे तो ऐसी सिलसिला नजर नहीं आ रहा था जो इतने सारे इल्जामात लगाए गए थे। तो ये भी आपने तो आपके तवज्जुह से हमने ये स्क्रीन के ऊपर देखा है कि किस तरीके से सफाई भी है, हर चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि बजाय महकमे को हमें इनकरेज करना चाहिए और हमें जो क्रिटिसिज्म्स हैं वो बेसिकली ठीक है, जहाँ पे भी मौजूद रहते हैं वो हर केस की नौयत डिफरेंट होती है, लेकिन जिस तरह ये शुरू हुआ कि शायद बड़ा जुल्म होता है या बड़ा भाई तशद्दुद किया जाता है, ये मुझे भी तौफीक मिली है कुछ अरसे के लिए, मैंने भी इस महकमे में खिदमत अंजाम दी, मुझे नहीं नजर आई ऐसी कोई चीज कि कभी किसी आईओ ने तशद्दुद करके किसी एक
ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसके तो डॉक्यूमेंट्स ही सफिशिएंट होते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं सारी बातें, इंसान के बोलने से फर्क नहीं पड़ता। वर्बल एविडेंस ये हमारे कानून में ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये प्रिवेल करती है आपकी वर्बल एविडेंस से। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है ये साबित कर देता है कि जी कि ये इसके सिग्नेचर्स थे। अब जिस तरह ये कहा गया कि फर्ज करेंगे रमजान शुगर मिल को जो दिया गया इसके ऊपर एक बाकायदा डॉक्यूमेंट बना होगा, इसमें अप्रूवल्स दी होंगी, वो स्पीक करेंगी कि जिसकी क्या जरूरत थी। और या जिस तरीके से आप ये साफ पानी की जो मीटिंग्स होती रही हैं उसके ऊपर भी बाकायदा मिनट शीट्स बनी होंगी और वो मिनट शीट्स में वो जो फैसले किए होंगे वो फैसले सारा रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारी मिसयूज अथॉरिटी वहीं से एस्टैब्लिश होती है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत वजनी होती है व्हाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक क्राइम विंग की रिपोर्ट है इस वक्त आरिफ चौधरी साहब, इस रिपोर्ट पे जिसमें लिखा है जी कि इट इज हेडेड बाय एन एडिशनल डीजी assisted by a director at the headquarter who is responsible for assisting the director general and coordinating operations of zonal directors। और फिर इस रिपोर्ट को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स इन द न्यू फैक्टर ऑफ द इकोनॉमिक क्राइम विंग। अब आजकल हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात भी सुन रहे हैं और ये जो एफआईए की रिपोर्ट है, एफआईए की कारकर्दगी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर जो 7,86,00,000 रुपए की कहा गई है कि रिकवरी हो गई है। तो ये आरिफ चौधरी साहब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि फिर इसके साथ ही ये एसटीआर सामने आ गए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की तरफ से, जिसमें हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ साहब का नाम है, बड़े मुतबर्रिक नाम है ये सारे। तो सिर्फ क्या होगा, आपको लगता है ये पैसे इन्होंने बाहर भेजे होंगे तभी ये एफएमयू में आ रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, जितनी ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं, खासतौर पर ये जो लोगों के अकाउंट्स में से पैसे, यानी आम आदमी जिसका ताल्लुक ही नहीं उन पैसों से, अगर उन अकाउंट में पैसे मिलते हैं तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता मनी लॉन्ड्रिंग का। सारे का सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही बैंक इस तरह के फेक अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं और उनके जरिए बैंक के तावन से जो है वो उसे बाहर भेजा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वक्त परेशान करना है वो ये है कि उन लोगों को पकड़ना, बैंक वालों को, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बैंक से मुतालिक लोग हैं, जो इन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, जिनका ताल्लुक बराह रास्त बनता है, अगर उनको छोड़ के आप बुला लेते हैं उन लोगों को कि जिन्हें रातों रात अचानक पता चलता है कि जी उनके अकाउंट में तो करोड़ों रुपए है, तो मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। तफ्तीश का सही तरीका जो है वो अपनाया जाना चाहिए और ये है कि मंजर आम पर भी लाए, यानी उन लोगों के यानी जो तफ्तीश के इनके नतायज जो सामने आ रहे हैं वो सामने लाएं कि ये लोग हैं जिनके अकाउंट्स में से पैसे इस तरह दाखिल होकर और जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर गए और बेनिफिशियरी उसका कौन है। जो आप बात कह रहे हैं बड़ी अहम बात है, जैसे लोगों को इस रिपोर्ट के अंदर तक ये जो आप अपने फिगर्स दिए हैं बहुत थोड़ी रकम है, थोड़ी है सर, सही कह रहे हैं 3 महीने। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा जी कि जोन वाइज कंपैरिजन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, ये वही रिपोर्ट है एफआईए की, और इसमें जो जिक्र है टोटल अरेस्टेड, जैसे अगर टोटल 98 है इस पर जो इस पर प्रोक्लेम ऑफेंडर्स हैं पंजाब में, तो 98 में से 3 अरेस्ट हुए, 95 पेंडिंग है। सिंध में अगर 104 है तो 5 अरेस्ट हुए, 99 पेंडिंग है। खैर पख्तूनख्वा में अगर 3 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उसमें से एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, तीनों इस पर पेंडिंग है। बलोचिस्तान में 15 इस पर थे टोटल प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, 15 के 15 अरेस्ट नहीं हुए इन 3 माह में, और इस्लामाबाद में 27 है। लेकिन मुझे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा इस रिपोर्ट के साथ ही, इससे पहले मैं और कमेंट्स नहीं ले सकूंगा। आप तीनों मोहतरम शख्सियात के आरिफ, करमलाई गोंदल साहब और सावधान मुजफ्फर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। एफआईए की रिपोर्ट्स हो या नैब की वो ट्रांजेक्शन जो एफआईए की रिपोर्ट है जिसमें बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या वो रमजान शुगर मिल का मामला हो, हम कर रहे हैं सब कुछ आपके सामने बेनकाब और करते रहेंगे। आपका फीडबैक इंतजार रहेगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक।